लक्षणा शब्द शक्ति पे आते हैं। कल थोड़ी सी लक्षणा शब्द शक्ति समझाई थी। जब अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द का अर्थ समझाने में सफल नहीं होती है, कामयाब नहीं होती है, तब हमें लक्षणा शब्द शक्ति आगे बढ़कर उस शब्द का अर्थ समझाती है। और लक्षणा शब्द शक्ति दो कारणों से अर्थ समझाती है, या तो रूढ़ी या प्रयोजन। रूढ़ी से मतलब पहले से चली आ रही बात है और उसी बात को हम आगे कहते चले जाते हैं, तब तो रूढ़ी से हमें दूसरा अर्थ बताती है। वो जो सीधा सीधा अर्थ बताने में जब अभिधा शब्द शक्ति विफल हो जाती है तब आती है लक्षण शब्द शक्ति। अगर सीधा सीधा अर्थ हमें हासिल हो रहा है, मिल रहा है, तो लक्षणा शब्द शक्ति का कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर अभिधा शब्द शक्ति से हमें उस शब्द का लोक प्रचलित जो प्रसिद्ध अर्थ है, समाज में चल रहा है, उस अर्थ में बाधा जब पड़ जाती है तब लक्षणा शब्द शक्ति आती है, और वो या तो रूढ़ी से या प्रयोजन से हमें दूसरे अर्थ से अवगत कराती है, दूसरा अर्थ समझाती है जो उसके मुख्य अर्थ से, वाचक अर्थ से या लोक प्रसिद्ध अर्थ से संबंधित तो होता है, लेकिन अलग होता है, उससे बिल्कुल भिन्न होता है, पर संबंधित होता है। जैसे हम समझते, हाँ, लक्षणा के जो दो चीज़ बताए हमने, एक रूढ़ी से और एक प्रयोजन से, दो कारणों से वो दूसरा अर्थ हमें बताती है अभिधा अर्थ से अलग। तो उसके आधार पर हम दो भेद कर देते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के, एक रूढ़ी मूला, एक प्रयोजनवती या प्रयोजन मूला। यानी कि एक तो रूढ़ी के कारण हमें उसने दूसरा अर्थ बताया तो रूढ़ी मूला हुआ। अब अगर रूढ़ी के कारण नहीं बताया, प्रयोजन यानी किसी उद्देश्य के कारण दूसरा अर्थ बताया, तो वो प्रयोजन मूला या प्रयोजनवती होता है। जैसे कल मैंने एक उदाहरण दिया था, भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ, भारत युद्ध जीत गया, या भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, भारत जीत गया। तो अब ये देखिए कि भारत आप किसको कहेंगे? भारत एक बड़ा देश था जिसमें अफ़गानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, और भारत और जो अब भारत है ये भी था। इस सारे भौगोलिक क्षेत्र का एक ज़मीन के बड़े टुकड़े का नाम भारत था। उसमें से कुछ टुकड़ा कट गया, अफ़गानिस्तान बन गया, कुछ टुकड़ा कटा पाकिस्तान बना, कुछ टुकड़ा कटा बांग्लादेश बना, और अभी भी भारत है। तो भारत एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये समझ सकते हैं आप। अब ज़मीन का टुकड़ा तो युद्ध करने नहीं गया, सेना गई थी। ज़मीन का टुकड़ा तो मैच खेलने के लिए नहीं गया कि पाकिस्तान की ज़मीन का टुकड़ा और वो ज़मीन का टुकड़ा जिसे भारत कह रहे हैं, ये दोनों ज़मीन के टुकड़े आपस में लड़े थे। तो युद्ध कौन लड़ सकता है? जिसमें चेतना, जिसमें प्राण हो। मैच कौन खेल सकता है? जिसमें प्राण हो। और एक अकेला आदमी नहीं, पूरी टीम खेल सकती है। युद्ध पूरी सेना लड़ेगी तो सेना ही जीतेगी। लेकिन फिर भी हम भारत कहते हैं, पर भारत कहने का कोई उद्देश्य नहीं है, सब पहले से कहते आए हैं और हमने भी कह दिया भारत जीत गया, भारत मैच जीत गया, भारत युद्ध जीत गया। कोई उसमें उद्देश्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए लक्षणा से अर्थ लिया गया, सीधा भारत नहीं लिया गया, बल्कि भारत की सेना या भारत की क्रिकेट मैच की टीम, उससे अर्थ लिया जाएगा। या एक उदाहरण दिया था, भारत साहसी देश है, तो भारत के रहने वाले साहसी लोग जो हैं, भारत के रहने वाले जो लोग हैं वे साहसी होंगे, ना कि भारत की ज़मीन का वो टुकड़ा जिसको हम भारत बोलते हैं। क्योंकि ये सब चेतन प्राणी के गुण हैं, किसी ज़मीन के निर्जीव टुकड़े के गुण नहीं हो सकते ये। अब क्योंकि अगर हम कहते हैं भारत जीत गया, तो हमारा जो सीधा सीधा अभिधा से अर्थ निकलता है वो भारत की ज़मीन का एक टुकड़ा निकलता है। और अब समझिए कि भारत जीत गया, भारत कैसे जीत सकता है? ज़मीन का टुकड़ा। आप ऐसे समझिए कि आपका एक ड्राइंग रूम है घर का, एक बेडरूम है, और बेडरूम जीत गया या ड्राइंग रूम जीत गया। अब भाई ड्राइंग रूम या बेडरूम कैसे जीतेंगे? जीतेंगे तो उनके जो दो प्राणियों में बहस होगी वो जीतेंगे। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान है, वो नहीं जीत सकते, नहीं हार सकते। तो जब ये कहा गया कि भारत जीत गया या भारत साहसी देश है, तो हम अभिधा से जो अर्थ निकलता है वो भारत की ज़मीन का टुकड़ा, भारत की जो सीमा है निर्धारित कि यहाँ तक भारत है, वो निकलता है। पर
फिर हमारा अर्थ बाधित होता है, उसमें बाधा पड़ती है अर्थ निकालने में, इसलिए हमें भारत से संबंधित लेकिन दूसरा अर्थ निकालना पड़ेगा। भारत में रहने वाले लोग, या भारत की सेना, या फिर भारत की क्रिकेट टीम। लक्षार्थ कहेंगे उस अर्थ को जो लक्षणा शब्द शक्ति से निकला, और लक्षणा शब्द शक्ति ने तब काम किया जब हमारी अभिधा शब्द शक्ति सफल नहीं हो रही थी उस अर्थ को बताने में, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति से सिर्फ और सिर्फ भारत की सीमाओं का ही वो हो पाएगा अर्थ, कि भारत वो ज़मीन का टुकड़ा जिसका नाम भारत है और जिसकी निर्धारित सीमाएं हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, ऐसे ऐसे। अब प्रयोजन से कैसे निकलता है? तुम चांद की तरह सुंदर हो। अगर हमने चांद जैसी सुंदर हो तुम्हें बताया तो उसका एक, या ये कहेंगे तुम्हारा मुखड़ा बिल्कुल चांद की तरह है। अब तुम्हारा मुखड़ा चांद की तरह है, चांद गोल होता है, पर क्या मात्र गोलाई के लिए हमने तुम्हारे मुखड़े को चांद जैसा बोला? नहीं, उसका एक प्रयोजन है, उद्देश्य है सुंदरता का बयान करना, कि जिस तरह से चांद बहुत सुंदर है, चमकीला है, आकर्षित करता है, सुकून देता है अंधेरी रात में, उसी तरह से तुम्हारा मुख सुंदर है। तो वहाँ सुंदरता बताना हमारा प्रयोजन रहता है, उद्देश्य रहता है, इसलिए वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा हो जाती है। कल हमने रूढ़ा लक्षणा आपको बताई थी, रूढ़ी मूला लक्षणा कह सकते हैं या रूढ़ा लक्षणा कह सकते हैं, और उसका एक चार्ट आपकी पुस्तक में बना हुआ है। अब रूढ़ी मूला लक्षणा के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, इसलिए विद्वान लोग उसे सोच लेते हैं कि इस रूढ़ी मूला को छोड़ो, इसके उदाहरण ढूंढना छोड़ो और प्रयोजनवती मूला पर चले जाओ। प्रयोजनवती मूला के भी पहले जो 16 भेद हैं, यूँ प्रयोजनवती मूला के प्रयोजनवती लक्षणा के, प्रयोजन मूला लक्षणा के 64 भेद बताए हैं विद्वानों ने। एक संस्कृत के विद्वान है विश्वनाथ, विश्वनाथ के उस अध्ययन, उस पुस्तक के आधार पर ही हिंदी के सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार या अपनी अपनी पुस्तकें छापी हैं। जो आपकी पुस्तक है वो सत्यदेव चौधरी की पुस्तक की कॉपी करके उन्होंने डाला हुआ है, और उसमें भी कुछ विकृतियां हैं, समझ में आने लायक नहीं है, तो मैंने आपको क्लासरूम ऐप पर सत्यदेव चौधरी की पुस्तक की फ़ोटो खींच के भेजी है, PDF बना के। उसका अध्ययन करना आपको सरल रहेगा समझना। पहले मैं आपको समझाती हूँ, समझ में ना आए तो उस पर समझिए, और जब उसमें भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मैंने आपको कुछ जो विश्वनाथ की पुस्तक है संस्कृत की, उसके भी मैंने कुछ फ़ोटो भेजे हैं आपको। कल जो मैंने पाठ पढ़ाया था रूढ़ा मूला का, उसके फ़ोटो खींच के भेजे हैं। उसमें कुछ लक्षणा के भी हैं, उसके प्रयोजनवती लक्षणा के भी, तो उसमें भी समझ सकते हैं। लेकिन उसमें क्योंकि मैटर ज़्यादा है, थोड़ा टफ है, उसे समझने में आपको थोड़ी कठिनाई होगी। तो जो मैं आपको समझा रही हूँ वो थोड़े से मेहनत से अगर आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ भी समझ में आ जाएगा, पर मैंने जो आपको फ़ोटो खींच के भेजे हैं सत्यदेव चौधरी की पुस्तक के, उसके आधार पर मैं आपको समझाती हूँ, वो थोड़ा सरल रहेगा समझना। तो जो आपका चार्ट कल का है, जो कल मैंने रूढ़ा मूला का पढ़ाया था, रूढ़ी मूला का, वही भेद प्रयोजनवती लक्षणा के भी हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के सेम सेम है। तो अभी क्या है कि आप अपनी उस पुस्तक को खोल लो और मैं उसी पुस्तक के आधार पर आपको समझा दूंगी। जो कल मैंने पढ़ाया था उसी को खोलो, कल रूढ़ी मूला के थे वो लक्षण, आज हम उसको प्रयोजनवती के लक्षण बना के पढ़ा देते हैं। नीचे आपका जो लिखा हुआ मैटर वो सारा प्रयोजनवती मूला का है, रूढ़ी मूला का एक भी उदाहरण आपकी पुस्तक में नहीं है। शुरू करूं? बोलूं? जैसे कल हमने आपको बताया था अभिधा शब्द शक्ति, या अभी भी बताया था, अभिधा शब्द शक्ति जिस शब्द का अर्थ बताती है उसे वाचक शब्द बोलते हैं। ऐसे ही लक्षणा शब्द शक्ति जिस शब्द का अर्थ बताती है उस शब्द को लक्षक शब्द बोलते हैं। और जो अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति हमें बताती है
उस अर्थ को लक्ष्यार्थ बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। अब रूढ़ा मूला कल पढ़ा दिया और प्रयोजनवती लक्षणा हम अब पढ़ाते हैं। क्या बताऊं, दोबारा बोलो। सही से नहीं आई आपकी आवाज़। दोबारा बता देती हूँ। पहले मैं डेफिनेशन ही बताती हूँ, आप इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, वरना मैं जो आपको पीडीएफ भेजी है लक्षणा शब्द शक्ति की, उसी को मैं पढ़ाऊंगी। वो सब कुछ आपके पास लिखा रखा है, तो नोट करने की कोई ज़रूरत खास नहीं है। मुख्यार्थ में जब बाधा पड़ती है, अभिधा शब्द शक्ति द्वारा जब सही से अर्थ नहीं समझाया जाता है, तो हमें लक्षणा शब्द शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और लक्षणा शब्द शक्ति या तो रूढ़ि के कारण या किसी उद्देश्य प्रयोजन के कारण जब हमें मुख्य अर्थ से संबंधित लेकिन अन्य अर्थ का बोध कराती है, अन्य अर्थ समझाती है, तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जिस अर्थ को लक्षणा शब्द शक्ति बताती है उसे लक्ष्यार्थ बोलते हैं, और जिस शब्द का अर्थ बताती है उसे लक्षक शब्द बोलते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, रूढ़ी मूला और प्रयोजन मूला, या रूढ़ा और प्रयोजनवती। अब मैं प्रयोजनवती लक्षणा समझाऊंगी आपको, रूढ़ी मूला में कल समझा चुकी थी आपको। जो कल आपको मैंने समझाया था, पुस्तक का जो आपके ऊपर एक चार्ट टाइप बना हुआ है, उसे निकाल लीजिए, उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए, इसमें जो आपका है, सबसे पहले रूढ़ी मूला को ऊपर छोड़ दीजिए और समझिए कि रूढ़ी मूला की जगह आपने प्रयोजनवती लक्षणा लिख दी। चाहे लिख लीजिए कच्ची पेंसिल से, ताकि आपको समझ में आए। इसमें सबसे पहले जो आपकी प्रयोजनवती लक्षणा है, उसे दो भागों में बांटा गया, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा का भेद समझ लीजिए। उपादान लक्षणा में आप जिसका मुख्य अर्थ बताते हैं वो भी उसमें साथ रहता है, और लक्षण लक्षणा में जिसका अर्थ आप बताते हैं वो वहाँ से समाप्त हो जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा जो अभी मैंने उदाहरण बताया, आपकी सुंदरता को लेते हैं हम प्रयोजन मूला में। आपने अपने इस सुंदर चांद पर टीका क्यों लगा लिया? नज़र से बचने के लिए काला टीका लगा लेते हैं। अब सुंदर चांद का टीका अगर आपने लगाया है तो चांद वास्तव में नहीं है, बात हम जो प्रस्तुत है वो हमारा एक आपका मुख है। अप्रस्तुत यानी कि जिसको हम प्रस्तुत नहीं करना चाहते, सिर्फ सुंदरता के लिए हमने नाम ले लिया है चांद का, तो हमने आपके मुंह को चांद बना दिया। अब जब हम ये कहते हैं कि आपने इस चांद पर टीका क्यों लगा दिया, तो भी हम मुंह को इससे अलग नहीं कर सकते, वो ढक गया है बेहतर। हालांकि वो ढक गया है, लेकिन फिर भी मुंह हमारा सामने रहेगा ही रहेगा, क्योंकि टीका मुंह पर लगा है। आकाश में जाकर चांद पर आपने टीका नहीं लगाया है। तो यदि हम दोनों को ग्रहण करते हैं तब वो उपादान लक्षणा होती है। और अगर एक जो उपमान है वो अपना खत्म ही हो जाए, जैसे भारत एक साहसी देश है, भारत साहसी देश है, लेकिन जब हम भारत के लोगों के लिए कहेंगे तो भारत वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। या 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत जीत गया। अब भारत जीत गया, इस अर्थ को बताने के लिए भारत शब्द को ख़त्म होना पड़ेगा, उसकी जगह भारत की जनता आ जाएगी। भारत की सेना जीत गई, भारत की सेना आ जाएगा। यानी कि भारत जो सीमाएं होती हैं, जिसकी जो धरती का एक टुकड़ा है, वो वहाँ अपना समर्पण कर देगा, भारत की सेना को आगे ले आएगा। वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। सारोपा का और साध्यवसाना का बता देती हूँ, और कल का भी हो सकता है आपको कुछ याद हो। सारोपा में उपमेय और उपमान, जैसे चंद्रमा और मुख,
इन दोनों को ही ग्रहण करना जरूरी होता है, सारोपा को भी और चंद्रमा को भी। आपका मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है। जैसे अभी हमने आपसे जो बताया था उसमें बताया था आपने इस चांद पर टीका क्यों लगा दिया, ये बताया था ना मैंने। लेकिन सारोपा में आपका चांद शब्द भी आना है और मुख शब्द भी आना है। आपने इस चंद्रमा जैसे सुंदर मुख पर काला टीका क्यों लगा दिया, तो ये सारोपा होता है। और साध्यवसाना में ढक लेता है, आपका जो चंद्रमा शब्द है वो आपके मुख को ढक लेगा। आपने इस चंद्रमा पर काला टीका क्यों लगा दिया, तो साध्यवसाना ढक लेता है और सारोपा में ढकता नहीं है। दोनों शब्द आपके सामने आते हैं, चंद्रमा भी आता है और मुख भी आता है। ये समझ में आया आपको? या दोबारा समझाऊं? क्लियर हो गया। अब शुद्ध, अच्छा, सारोपा में आपका चंद्रमा और मुख दोनों आते हैं। या भारत की सेना भी आएगा और भारत भी आएगा। भारत अपनी मजबूत सेना के बलबूते जीत गया। या 1971 में भारत को भारत की सेना ने जिता दिया, तो दोनों शब्द आएंगे। क्योंकि भारत की, यहाँ पर जो भारत का अर्थ रहेगा भारत की सीमाएं भी रहेगा। क्योंकि जब लड़ाई हुई थी, युद्ध होता है, तो वो भारत के कुछ क्षेत्र को छीन लेते हैं। जैसे चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, तो कुछ ज़मीन का टुकड़ा भी वो छीन लेते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि भारत की सेना ने भारत को जिता दिया, तो हमारे दोनों अर्थ आते हैं। या आपके चंद्रमा जैसे सुंदर मुख पर टीका क्यों लगा दिया, तो दोनों शब्दों का मुख्य अर्थ भी और सुंदर वाला जो शब्द आया हमारा, सुंदरता के प्रयोजन के लिए जो हमने चांद का उपमान लिया, वो शब्द भी आता है। दोनों शब्द आते हैं तो सारोपा होता है। और जब एक ही शब्द आता है, जैसे भारत जीत गया या इस चंद्रमा पर आपने काला टीका क्यों लगा दिया, तो साध्यवसाना यानी अध्यवसाना एक शब्द होता है। अध्यवसाना का मतलब होता है ढक लेना, आच्छादित कर लेना। तो जब उपमान, जिससे हम उपमा दे रहे हैं, जैसे चांद से उपमा दे रहे हैं, या भारत की सेना, भारत साहसी देश है, तो जो साहसिकता है वो उसे ढक लेती है। सॉरी, इस पर ये लागू नहीं होता है, भारत की साहसी देश पे लागू नहीं होता है। ये सिर्फ उस पे आता है जिसमें हम उपमान दे रहे हैं। तो जैसे चांद वाला हम उपमान दे रहे हैं, तो जो आपका चांद है, उपमान जिसे बोलते हैं, वो उसको ढक लेता है, जो हमारा मुख्य विषय है। मुख्य विषय हमारा आपके चेहरे की सुंदरता है, चांद हमारा मुख्य विषय नहीं है। तो मुख्य विषय को जब उपमान ढक लेता है, तब साध्यवसाना होता है। ये समझ में आ गया? आगे बढ़, क्लियर है आप? इसके बाद दो शब्द बचे, गौणी और शुद्धा। गौणी वहाँ प्रयोग में वहाँ होती है जहाँ हम सेम दो चीज़ों का उपमान करते हैं। जैसे सुंदरता के लिए हमने चांद लिया, चांद भी सुंदर होता है और आपका मुख भी सुंदर है, तो गौणी आया। लेकिन अगर हम चांद की सुंदरता की जगह दूसरी चीज़ लेते हैं कि महल हंसते रहते हैं और झोपड़ी रोती रहती है, तो महल का हंसना और झोपड़ी का रोना, इसका अर्थ क्या होता है? महल, बड़े बड़े महल हैं, झोपड़ी छोटी है। और इसमें अगर इसे साध्यवसाना बनाया तो सिर्फ महल का रोना और महल का हंसना और झोपड़ी का रोना रहेगा। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ, महल तो निर्जीव चीज़ है, वो रो नहीं सकता, झोपड़ी निर्जीव चीज़ है, वो नहीं रो सकती। महल निर्जीव चीज़ है, वो हंस नहीं सकता, झोपड़ी निर्जीव चीज़ है, वो रो नहीं सकती। अब अगर हम इसे सारोपा बनाएं, साध्यवसाना में तो सिर्फ महल हंस रहे हैं और झोपड़ी रो रही हैं। लेकिन अगर हम इसे सारोपा बना दें तो महल में रहने वाले लोग हंसते रहते हैं अपनी संपन्नता के कारण, सुख सुविधाओं के कारण, जबकि झोंपड़ियों में भूखे नंगे तड़पते तरसते लोग रोते रहते हैं क्योंकि उन पर सुख सुविधाएं नहीं हैं।
तो ये सारोपा हो जाता है। यानी कि अगर हम महल की बात करते हैं, महल झोपड़ी की, तो वहाँ गौणी नहीं आई, शुद्ध आई, क्योंकि महल और झोपड़ी में समानता नहीं है, दोनों विरोधी चीज़ हैं। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा और सुंदरता, तो अगर तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह सुंदर है तो सारोपा गौणी आई। और अगर हमने ये कहा कि तुमने इस चंद्रमा पर काला टीका क्यों लगा दिया, तो क्या हुआ, हमारा अध्यवसाना, साध्यवसाना गौणी आई। दोबारा समझाती हूँ। अगर सेम चीज़ें हम समानता दिखाने के लिए या उपमान के रूप में एक जैसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो गौणी होती है, ठीक है। अगर समानता दर्शाने के लिए दोनों चीज़ें, जिसकी समानता दर्शा रहे हैं और जिससे समानता दर्शा रहे हैं, दोनों चीज़ हुई तो सारोपा, यानी कि गौणी सारोपा। और अगर आपने अलग अलग चीज़ों से वो दर्शाया, असमान चीज़ों से उपमा की, जैसे महल रोते हैं, महल हंसते हैं और झोपड़ी रोती हैं, तो ये दोनों असमान हुई, तो ये शुद्धा हुई। और शुद्धा में भी फिर सारोपा और साध्यवसाना। अगर महल में रहने वाले लोग हंसते हैं तो सारोपा, और झोपड़ी में रहने वाले लोग रोते हैं तो सारोपा। और अगर महल हंसते हैं और झोपड़ी रोती हैं तो साध्यवसाना। लेकिन जब महल और झोपड़ी दोनों असमान है, इसलिए वहाँ शुद्धा आती है। चंद्रमा और मुख दोनों सुंदर हैं, एक समान है, तो गौणी। अब ये बताइए, समझ में आया ये? अब देखिए कि जो प्रयोजनवती लक्षणा है, इनके सारे के 8 भेद कैसे हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको गौणी, चाहे तो इसे आप नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी से। गौणी, शुद्धा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा, साध्यवसाना, ये 6 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। गौणी शुद्धा एक जगह आएंगी, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा एक जगह आएंगी, सारोपा साध्यवसाना एक जगह आएंगे, क्योंकि ये दोनों जो जोड़े हैं ये अपोजिट हैं दोनों, जैसे दिन रात होते हैं। गौणी शुद्धा अपोजिट है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा अपोजिट है, सारोपा और साध्यवसाना ये दोनों अपोजिट है, विपरीत अर्थ देने वाली है। अब इनमें से कोई से भी 2 निकाल लीजिए, गौणी शुद्धा निकाल लीजिए या उपादान लक्षण लक्षणा निकाल लीजिए, और फिर बाकी में सारी चीज़ें जोड़ दीजिए। जैसे आपने मान लिया गौणी शुद्धा अलग निकाल दी, तो बाकी 4 के दो दो अर्थ वो हो जाएंगे, और ये 8 तरह की लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। जैसे गौणी के साथ गौणी उपादान लक्षणा, गौणी लक्षण लक्षणा, गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, ये 4 हो जाएंगी। दोबारा समझाऊं? ये आपने नोट कर लिए? आप गौणी शुद्धा को अगर लगा लेती हैं तो आगे कितने बचे? 4 बचे। गौणी और शुद्धा अगर आपने अलग छोड़ दी तो आगे 4 बचे, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा, साध्यवसाना। इन चारों में एक के साथ तो गौणी लगा दीजिए, जैसे गौणी उपादान लक्षणा, गौणी लक्षण लक्षणा, गौणी सारोपा उपादान लक्षणा, गौणी साध्यवसाना लक्षण लक्षणा। दूसरे में शुद्धा लगा दीजिए, शुद्धा उपादान लक्षणा, शुद्धा लक्षण लक्षणा, शुद्धा सारोपा लक्षणा, शुद्धा साध्यवसाना। और इनके सब के अर्थ जो मैंने बताए उनको समझ के इसको आप पूरा समझ जाएंगे। जैसे गौणी उपादान लक्षणा, तो गौणी उपादान लक्षणा का जो मैंने अभी उदाहरण आपको बताया था, गौणी में समानता होनी चाहिए, समान सादृश्यता होनी चाहिए, जैसे चंद्रमा और मुख की समानता है। गौणी उपादान लक्षणा है तो दोनों आपके, चंद्रमा भी रहना है सामने और मुख भी रहना है आपका सामने, तो क्या बन जाएगा? गौणी उपादान लक्षणा, जिसमें चंद्रमा भी है, मुख भी है और समानता भी है। अब अगर लक्षण लक्षणा का अर्थ लोगे तो उसमें आपको चंद्रमा वाला पार्ट नहीं रहेगा, फिर उसमें भारत की सेना वाला उदाहरण आपको
कामयाब रहेगा, चंद्रमा वाला उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा वाला अगर उसमें रखेंगे तो चंद्रमा अपने अर्थ को कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं आपको थोड़े से रोचक उदाहरण बताती हूँ इसके, गोणी वाले। एक गाना है, फिल्मी गाना, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अब इसमें 14वीं का चांद किसे बता रहा है गीतकार? गीत गाने वाला 14वीं का चांद अपनी महबूबा को बता रहा है, जिससे अपनी प्रेमिका को बता रहा है। तो क्या वो 14वीं का चांद है? 14वीं का चांद पूरा, 14वीं मतलब पूर्णिमा वाला जो चांद होता है वो पूरा होता है, उसमें कहीं जैसे बाकी 14 दिन आधा आधा छोटा चांद निकलता है, पूर्णिमा को पूरा चांद निकलता है और चंद्रमा बड़ा सुंदर होता है उस दिन। तो अपनी प्रेमिका को वो उस चांद की तरह सुंदर बता रहा है। अब गोणी है इसमें, क्योंकि 14वीं का चांद भी है और तुम भी हो, यानी कि दोनों जिससे तुलना कर रहे हैं वो भी है और उसकी प्रेमिका भी उसके सामने है, इसलिए तो गोणी है। सादृश्यता का संबंध है, सादृश्यता का संबंध है, दोनों सुंदर है, इसलिए तो गोणी है। चांद भी उपस्थित है और उसकी प्रेमिका तुम हो ये भी उपस्थित है, इसलिए उपादान लक्षणा है। और बस गोणी और उपादान लक्षणा इसमें हो जाता है। और सारोपा भी है, क्योंकि सारोपा में हाँ बेटा पूजा, आप अपना कैमरा माइक ऑफ कर लीजिए ताकि बाकी सब डिस्टर्ब ना हो। एक ऐसे दूसरा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जो मतलब आप कविताओं में गीतों में कैसे ढूंढ सकते हो। तुम्हें देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। ये गाना है, तुम्हें देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। अब इसमें क्या है कि चांद का समर्पण कर दे रहा है वो, तुम्हें देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। अब तुम कहाँ है? तुम उसने अलग हटाया हुआ है, यानी कि तुमको जो दूसरी लाइन है, गली में आज चांद निकला, पहले लाइन को हटा दीजिए और बस दूसरी लाइन को याद रखिए, गली में आज चांद निकला। अब गली में चांद तो पूरे आकाश में निकलता है, गली में थोड़े निकलता है। अब गली में कौन निकला है? गली में उसकी प्रेमिका निकली है। और जब गली में सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेमिका निकली है तो इसमें क्या हुआ? साध्य वसाना, यानी कि चांद ने उसकी प्रेमिका को ढक लिया है, आच्छादित कर लिया है, वो अपनी प्रेमिका का नाम ले ही नहीं रहा है। तो उपादान उसमें है, क्योंकि प्रेमिका भी है और चांद भी है, लेकिन सारोपा नहीं है, क्योंकि दोनों का जिक्र उसमें जो दूसरी लाइन है, गली में आज चांद निकला, दोनों का जिक्र वो नहीं करता। अगर दोनों का जिक्र करते हैं तो दोनों लाइन आती हैं, तुम्हें देखा तो मुझे तुम चांद जैसी लगी कि आज गली में चांद निकल आया, तब तो सारोपा हो जाती है। लेकिन अगर एक ही लाइन को हम रखते हैं, दूसरी वाली लाइन को, गली में आज चांद निकला, तब साध्य वसाना हो जाती है, यानी कि चांद उसकी महबूबा के मुख को ढक ले रहा है, हमें उसकी महबूबा का मुख उसने नहीं बताया है, तो वो साध्य वसाना हो जाती है। तो साध्य वसाना और सारोपा का अंतर आप समझ गए। गौणी जहाँ दोनों की समानता है, महबूबा का मुख और चांद की सुंदरता, दोनों की सुंदरता समान है, तो गौणी हो गई। लेकिन अगर दोनों में अलग अलग अंतर रहता है, जैसे मैंने महल और झोपड़ी का बताया, तो वहाँ पर शुद्धा हो जाती है। तो मैंने शुद्धा बता दी, गौणी बता दी, सारोपा साध्य वसाना बता दिया, और लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा, यानी कि यदि जिससे उपमा दी जा रही है, उपमान और उपमेय, जैसे चंद्रमा और मुख, चंद्रमा को उपमान बोला जाएगा और मुख को उपमेय बोला जाएगा। अगर दोनों हैं तो उपादान लक्षणा, और अगर दोनों का अर्थ बाद में जब लक्ष्यार्थ लिया जाता है, दोनों का अर्थ नहीं लिया जाता, सिर्फ एक का लिया जाता है, एक का हम छोड़ देते हैं, तो लक्षण लक्षणा हो जाती है। जैसे भारत की सेना हम कहते हैं भारत जीत गया, या भारत
क्रिकेट मैच जीत गया या भारत युद्ध जीत गया। तो भारत की सीमाएं, भारत की धरती का टुकड़ा नहीं जीतता है, यानी कि जो अभिधा का अर्थ होता है वो अपना त्याग कर देता है, समर्पण कर देता है अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए।